चलो देखो, पहली एंट्री क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5000। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं टू बैंक या टू कैश 5000। तो ज़रा बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5000। ठीक है सोहम। यस मैम। दूसरी एंट्री देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹8000 पेड बाय एक्स, यानी पार्टनर ने दिया, हमारा तो पैसा गया ही नहीं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसको ऐसे लिखते, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दे एक्सपेंसेस के लिए दिए हमने उसको कितने, 8000। यही करते हैं ना। तो अब यस मैम। इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वंश नहीं आया, क्लियर। अब यस मैम। तो थर्ड वाली क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 10000 पेड बाय फर्म। यहाँ तक तो सिंपल लग रहा है, लेकिन क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल सोहम, अगर तुम कहीं गए हो घूमने के लिए, मान लो दिल्ली में कहीं घूमने गए, तुम्हारे दोस्त ने फ़ोन करके बोला कि तू दिल्ली में है, ऐसा कर वहाँ चला जा और उसको एक दुकान होगी, उसके मालिक को 5000 रुपये दे दियो ऑन माई बिहाफ। तो सोहम ये तुम्हारा खर्चा है कि तुम्हारे दोस्त का खर्चा है, दोस्त का। और नहीं, तुमने अभी तो उसके मेरा बिहाफ खर्चा है। कंप्लेंट किया है। तुम्हारा खर्चा तो ये है ही नहीं, तुम तो इंटरमीडियरी हो, मीडिएटर हो, तुम्हारा तो हम्म। खर्चा कभी है ही नहीं है ये। तुम उसको पैसे दे रहे हो और अपने दोस्त से ले लोगे। खर्चा वो होता हम्म। है जिसका फ़ायदा तुम्हें मिला हो। क्या वो पैसे जो तुमने पे किए उसका फ़ायदा तुम्हें मिला है, तो ये तो तुम्हारा खर्चा है ही नहीं है। तो ऐसे ही वो क्या बोल रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपये पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, माने ये खर्चे की जिम्मेदारी किसने ले ली थी, पार्टनर ने। तो पार्टनर ने। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, हमने पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन कोई कमीशन प्रॉमिस की होगी, जिसके बदले पार्टनर ने कहा ओके सारे खर्चे मैं बियर करूँगा। तो अभी आगे भी वो पढ़ोगे। तो यहाँ पर अगर रियलाइजेशन के खर्चे फर्म ने पे किए हैं तो फर्म का कैश तो गया ना, तो यानी यस मैम। फर्म की बुक्स में से कैश तो आउट हुआ। तो कैश चला हम्म। गया तो हमें टू कैश या टू बैंक तो लिखना पड़ेगा। लेकिन ये हम्म। खर्चे फर्म के नहीं है, क्योंकि फर्म ने पे तो किए लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो ये खर्चा हाँ, है किसका, पार्टनर का। तो पार्टनर पार्टनर का। का खर्चा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब नाम मुझे पता नहीं तो एक्चुअली दे रही हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। ये एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी, नहीं जाएगा। क्योंकि ये हमारा खर्चा नहीं है। आगे और करेंगे और क्लैरिटी आएगी। देखो नेक्स्ट, अब इसमें देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर पेड बाय फर्म, ये भी किसने पे किया है, फर्म ने। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस। मिस्टर एक्स, बियर मतलब वही मैं बियर का मतलब होता है अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी है, तो बियर किसको करने थे ये खर्चे, एक्स को। अगर ये खर्चे फर्म को बियर करने होते, अल्टीमेट जिम्मेदारी फर्म की ही होती, तब ये फर्म के रियलाइजेशन में आएंगे। क्लियर, क्या बोला मैंने, यस मैम। तो ये जो रियलाइजेशन के खर्चे हैं अल्टीमेट जिम्मेदारी किसको बियर करनी है, फर्म को। ओनली देन आप इसको फर्म के रियलाइजेशन में डालोगे, अदरवाइज नहीं डालोगे। अब यहाँ पर ये किसकी जिम्मेदारी है, बियर किसको करना है, बियर बाय एक्स। अच्छा। मिस्टर एक्स हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस। तो जब मिस्टर एक्स को ये एक्सपेंसेस बियर करने हैं तो ये फर्म के रियलाइजेशन में नहीं आएंगे, लेकिन पे तो फर्म ने कर दिए, तो टू बैंक तो फर्म को करना पड़ेगा क्योंकि फर्म ने तो पे कर दिए। तो फोर्थ एंट्री में
टू बैंक तो हमें करेंगे क्योंकि फर्म को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि पैसे चले गए, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, 15,000 रुपये चले गए। लेकिन मेरे फर्म के खर्चे नहीं है ये, नहीं तो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करती। ये खर्चा किसको बियर करना है? मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स को खर्चा करना था तो मिस्टर एक्स करता ना, उसने फर्म से क्यों करवाया? तो मिस्टर एक्स कह रहा है फर्म कोई बात नहीं, मेरा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है ना, इसे मेरी ड्राइंग्स मान लो, मेरे कैपिटल में से दे दो पैसा। तो इसलिए हम एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए फिफ्थ देखिए क्या लिखा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹20,000 वर पेड बाय फर्म, यानी पैसा तो फर्म का ही खर्च हुआ ना। 8,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म, 8,000 फर्म को बियर करने हैं। बस जैसी ये लाइन मैंने सुनी तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश या टू बैंक कितने लिखूंगी? जो फर्म को बियर करने हैं। और फर्म को कितने बियर करने हैं? 8,000। फर्म ने तो 20,000 पे किए हैं, तो जब अगर 20,000 पे किए हैं तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो जर्नल एंट्री क्या होगी? टू बैंक 20,000। और रियलाइजेशन अकाउंट मैंने डेबिट कितने से किया है? 8,000 से। तो पैसे तो 20,000 गए, तो इसका मतलब बाकी किसकी ड्राइंग्स मानी जाएगी? एंड बैलेंस बाय मारुति। बाकी खर्चा तो मारुति को करना था ना, तो फिर वो मारुति करता, उसने फर्म से क्यों पे करवाया? तो मारुति कहेगा उसको मेरी ड्राइंग्स मान लो, मेरे कैपिटल से पैसे दे देना, बस खुश रहो तुम। मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000। तो रियलाइजेशन का जो खर्चा था वो रियलाइजेशन में आएगा और ये 12,000 रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन पैसे तो 20,000 गए ना हमारे। एक बार वो नोटिस रिपीट कर लो जो कल लिखा था। क्लियर? समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. ये एंट्री कौन सी थी? एंट्री नंबर 5। अब आ जाते हैं एंट्री नंबर 6 पे। एंट्री नंबर 6 में देखो क्या लिखा है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹20,000, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं? 20,000। 20,000 के बेटा। कितने के हुए हैं? 20,000 के। 8,000 टू बी बोर्न बाय फर्म, ये तो हमने अभी किया है ना। अच्छा नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो इनमें दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर भी 20,000 के हैं, यहाँ पे भी 20,000 के हैं, ठीक है। 8,000 यहाँ पे बोर्न बाय फर्म है, 8,000 यहाँ पे भी बोर्न बाय फर्म है। फिर यहाँ पर लिखा है बैलेंस जो है मारुति को बियर करना है, लेकिन पूरे 20,000 फर्म ने पे किए हैं। यहाँ पे क्या लिखा? बैलेंस मारुति को पे करने हैं, और ये सारे खर्चे मारुति ने ही किए हैं। दोनों में फ़र्क पता चला? यहाँ पर 20,000 पूरा का पूरा पेमेंट किसने की थी? फर्म ने। यहाँ पर 20,000 की पूरी पेमेंट किसने की है? मारुति। ये दोनों में फ़र्क है। दोबारा पढ़ते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹20,000 पेड बाय फर्म, यानी फर्म का कैश पूरा 20,000 चला गया। जैसे ही मैंने ये देखा तो मैंने टू बैंक में कितना लिखा? 20,000, कि फर्म का तो 20,000 गया। इसमें से फर्म को जो बियर करने हैं वो मैं रियलाइजेशन को डेबिट कर दूंगी, और जो फर्म को बियर नहीं करने हैं वो मैं पार्टनर को डेबिट कर दूंगी। तो फर्म को कितने बियर करने थे? 8,000, और जो फर्म को बियर नहीं करने थे वो पार्टनर में। लेकिन फर्म के तो पूरे 20,000 गए ना। अब दूसरे वाले में देखो, कौन सा दूसरा वाला? 6th वाला। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 20,000 हुए, 8,000 फर्म को बियर करने हैं, तो रियलाइजेशन को तो डेबिट करना ही पड़ेगा ना 8,000 से। एंड बैलेंस मारुति को बियर करने हैं, तो मारुति का काम वो जाने। दीज एक्सपेंसेस आर पेड बाय मारुति, तो जो मारुति ने हमारा वाला पोर्शन पे कर दिया, हम रियलाइजेशन अकाउंट अगर बनाएंगे तो हम जो हमारे वाले खर्चे मारुति ने पे कर दिए केवल वो ही लिखेंगे ना, 8,000 रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। जो मारुति ने बियर करने थे 12,000, वो मारुति ने खुद पे कर दिए, तो वो हम अपनी बुक्स में क्यों लिखेंगे? अगर मारुति वाले पेमेंट हम करते, इस केस में 5th में एंट्री होगी ये, और 6th में एंट्री होगी ये। 5th में एंट्री इसलिए होगी 20,000 की क्योंकि ये 20,000 फर्म के बैंक अकाउंट से गए। 6th में 20,000 से एंट्री इसलिए नहीं होगी
कि 20,000 पूरे मारुति ने पे करे, जिसमें से 12,000 तो मारुति को ही पे करने थे, उसका खर्चा वो पे करे अपनी बुक्स में लिख के। हम अपनी बुक्स में वो खर्चा लिखेंगे जो मारुति ने हमारे लिए पे कर दिया, और मारुति ने हमारे लिए केवल 8,000 रुपये पे किए हैं, क्योंकि फर्म का खर्चा 8,000 बॉन्ड बाय जो होना था फर्म द्वारा वो मारुति ने पे किया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर कोई भी खर्चा पार्टनर पे करता है तो हम पार्टनर का नाम लिखते हैं ना। तो हमारा खर्चा 20,000 पार्टनर ने पे किया है कि 8,000 पार्टनर ने पे किया है? 8,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू मारुति 8,000 लिखेंगे। और इस केस में यहाँ पर भी रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर तो पूरे 20,000 हमने पे किया है, लेकिन खर्चा जो हमारा था वो तो केवल 8,000 था ना। तो इधर भी रियलाइजेशन में टू बैंक 8,000 आएगा, टू बैंक, क्योंकि ये पैसा हमने पे किया। और यहाँ पर रियलाइजेशन में टू मारुति 8,000 आएगा, क्योंकि जो रियलाइजेशन का खर्चा हमें बियर कर रहा था वो मारुति ने पे किया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? तो हम यस मैम। इसको बेटा एक यस बार मैम। कर लेना। ठीक चलिए है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं। सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। सुधीर एक पार्टनर है जिसको हम 10,000 रुपये रेम्यूनरेशन देंगे। तो यही तो हमारा खर्चा हो गया कि नहीं? जब किसी पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन देते हैं तो ये रियलाइजेशन के अकाउंट में कहाँ लिखा जाएगा? टू पार्टनर का नाम टू सुधीर, और जो उसको हम रेम्यूनरेशन देंगे। तो जरा इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर। कितने अमाउंट से? 10,000 से, क्योंकि हमने उसको बोला है सुधीर एक पार्टनर को रेम्यूनरेशन बोली है कि तू डिसोल्यूशन का सारा काम करा दे, हम तेरे को 10,000 देंगे। ही वॉज टू बियर। अब सारे रियलाइजेशन के एक्सपेंस कौन बियर करेगा? ही। यानी कोई भी खर्चा अब मेरे यानी फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में टू सुधीर लिख के फर्म मुक्त हो गई, फ्री हो गई। अब सारे खर्चे कौन बियर करेगा? सुधीर। एंड रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 16,000। तो बियर किसको करना था? सुधीर को। लेकिन पेड बाय फर्म, पैसे तो फर्म के चले गए। भले ही पैसे फर्म के चले गए, लेकिन ये फर्म का खर्चा नहीं है। तो फर्म का खर्चा नहीं है तो फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन पैसे तो गए। तो टू बैंक तो लिखेंगे, लेकिन इसको क्या मानेंगे? सुधीर की ड्राइंग्स। तो इसलिए सुधीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। समझ में आया? ये 16,000 रियलाइजेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बियर वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि ये ही को बियर करने थे। अगर ये फर्म को बियर करना होता तो केवल तभी फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में आता। क्लियर? अब इसको बियर यस कर मैम। लेकिन फर्म ने पे कर दिए, तो पैसा तो फर्म का यूज हो गया, इसलिए फर्म की कैपिटल अकाउंट में आएगा, बुक्स में आएगा। अगर उसका पैसा जिसको बियर करना है वही पे करता तो फर्म के बुक्स में नहीं आता। क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8th पॉइंट, रवि अ पार्टनर इज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 सेम। रवि को हम 15,000 रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में उसको क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में टू रवि लिखेंगे 15,000, और एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि 15,000। ठीक है? ही इज टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और उसी को बियर करने हैं 5,000 रुपये के। एंड ये पे किसने किए? फर्म ने। तो अगेन जब फर्म ने पे किया तो फर्म तो टू बैंक लिखेगी, और डेबिट किसको करेगी? रवि। रवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है? क्लियर हो गया बेटा ये? यस मैम। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 9। अनिल अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन फॉर रिजोल्यूशन वर्क। अब अनिल को हमें रेम्यूनरेशन देनी है, तो यहाँ पर टू अनिल लिखेंगे, ऐसे यही बना दो 20,000। तो एंट्री क्या होगी बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल
20,000। क्लियर? अब आगे पढ़ते क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹7,500। अब जरा मुझे इस लाइन को पढ़ के बताना कि कहीं लिखा है कि अनिल विल बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस। पढ़ो ज़रा, यहाँ पर लिखा है अनिल अ पार्टनर इज़ टू बी पेड रेम्यूनरेशन 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। डिसोल्यूशन के काम के लिए हम अनिल को 20,000 रुपये पेमेंट करेंगे। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा था, इज़ टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या यहाँ पर ये वाली लाइन लिखी है? तो इसका मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो 7,500 है वो फर्म को ही पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू बैंक भी आएगा 7,500 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। तो यहाँ पे दो एंट्रीज हुई, रियलाइजेशन टू अनिल एंड दूसरी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। तो हम इतने ऊपर से करते आ रहे हैं ना, तो हम सोचेंगे 7,500 रुपये तो अनिल को पे करने हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, रियलाइजेशन टू बैंक। आया समझ में? यस मैम। चलिए 10th और 11th बस दो ही बचे हैं। सुनील अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 9,000 वर्क पेड बाय हिम। अब यहाँ पर कहीं लिखा है क्या सुनील को डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस बियर करने हैं? क्या बियर वर्ड लिखा है सुनील के लिए? जब तक बियर वर्ड ना लिखा हो पार्टनर के लिए, तब तक ये किसकी जिम्मेदारी है, फर्म की। तो इसका मतलब सुनील को हमने रेम्यूनरेशन दी, वो भी फर्म का खर्चा हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी कोई फर्म से रिलेटेड खर्चा पार्टनर करता है तो पार्टनर का नाम आता है। अब ये तो पार्टनर को ही देना है, तो ये पार्टनर का नाम आएगा रेम्यूनरेशन करके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील। ठीक है, रेम्यूनरेशन। और रियलाइजेशन का खर्चा 9,000 ये भी उसने पे कर दिया। तो जब भी कोई खर्चा पार्टनर पे करता है तो भी उसका नाम आता है, क्योंकि हम उसको पैसे देंगे ना, ये उसकी जिम्मेदारी थोड़ी थी। तो इस केस में एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील दो बार है, एक ही बार कर लो चाहे तो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील 34,000। क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील 34,000, क्योंकि ये खर्चा उसको बियर नहीं करना है, लिखा ही नहीं है, ये तो फर्म को ही बियर करना है। पार्टनर ने पे कर दिया तो पार्टनर थैंक्स टू यू, अब हम तेरे को दे देंगे, तेरे कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील। समझ में आया? एंड लास्ट 11th, विजय पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम। मतलब बोर्न बाय हिम का मतलब विजय ने जिम्मेदारी ले ली थी और विजय ने ही पे कर दिया। तो हमारी बुक में यस मैम। हमारी बुक में किस चीज़ की एंट्री होगी, विजय को जो हमने रेम्यूनरेशन दी होगी उसकी, जो कि हम मिसिंग है, बताई नहीं है उसमें बस क्या बताया, रियलाइजेशन का खर्चा 10,000 था, वो विजय को बियर करना था और वो विजय ने पे कर दिया। तो क्या फर्म का पैसा यूज हुआ उसमें? तो फर्म अपनी बुक नहीं। क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड है। तो अब मैं थोड़े से और एडजस्टमेंट वाले पॉइंट करवा दूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें हमने 2 डेटर्स लिखा होगा, रियलाइजेशन है 15,000। ठीक है ना, देखो इधर ये लिखा हुआ है 15,000 लिखा हुआ है, और प्रोविजन को अपोजिट साइड में लिखा होगा बाय प्रोविजन 1,000। फिर 2 स्टॉक लिखा होगा इधर, 2 इन्वेस्टमेंट लिखा होगा इधर, 2 गुडविल लिखी होगी इधर, और इधर मिसिज एक्स का लोन, क्योंकि वो आउटसाइडर है। पार्टनर के लोन नहीं जाते रियलाइजेशन में, आउटसाइडर्स के लोन जाते हैं, तो मिसिज एक्स को आउटसाइडर माना गया है, एक्स आउटसाइडर नहीं है। अच्छा, WCR नहीं जाता टू द एक्सटेंट अगर लाइबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर देखो कोई लाइबिलिटी है क्या WCR के लिए? WCR के लिए नहीं है, लेकिन ये कोई दूसरी लाइबिलिटी है, तो WCR फ्री है। तो जब WCR फ्री है तो वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। अब इधर देखिए, यहाँ पे आपने जो एसेट्स लिखी हैं उनके रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट है। एक्स टूक ओवर इन्वेस्टमेंट, तो जब सारी इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ लिखी तो वो बिकती है तो बाय वाली साइड में जाती हैं, पैसा आएगा तो बाय कैश, और अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो बाय पार्टनर का नाम। ठीक है, और अगर कोई एसेट ये कोई लाइबिलिटी ले जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, बस टिक लगा दिया करो। जो भी एसेट बिकती जाए उस पर टिक लगाते जाओ, और जो लाइबिलिटी की पेमेंट होती जाए उस पर टिक लगाते जाओ।
क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट आप तभी बंद कर सकते हो जब सारी एसेट्स पे टिक लग जाए और सारी लाइबिलिटीज़ पे टिक लग जाए। एसेट में इंटेंजिबल एसेट पे टिक नहीं लगेगा तो चलेगा, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट जो होती हैं वो नहीं भी बिक सकती। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था, आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो टेंजिबल एसेट्स बिकना सारा ज़रूरी है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, वो सारी एसेट्स नहीं भी बिकेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन पे टिक नहीं भी लगेगा तो चलेगा, लेकिन सारी टेंजिबल एसेट्स पर टिक लगना चाहिए और सारी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर X2 इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेके जाता है ना तो यहाँ बाय पार्टनर का नाम आता है, तो X लेकर के गया है वो इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू। तो बुक्स में वैल्यू कितने की है? 20,000 की। तो 20,000 की वैल्यू वाली चीज़ को वो 25% मोर मतलब ज़्यादा पर लेके गया है, तो 20,000 का 25% यानी 1/4 5,000 आएगा। तो 20,000 की चीज़ को 5,000 ज़्यादा में लेके गया है, तो कितने में लेकर गया होगा? 25 में। तो यहाँ बाय एक्स का नाम ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट और 25,000, और इधर इन्वेस्टमेंट पे टिक लगा देंगे कि इन्वेस्टमेंट बिक गया। ठीक है, क्लियर। नाउ ओवर डेटर्स। अब देखो दूसरी चीज़ है डेटर्स, वो कौन लेकर के गया है? वाई। अब वाई और जो डेटर्स है वो कैसे लेकर गया? देखो, डेटर्स हमारे टोटल है 15,000 के, तो वो कह रहा है अमाउंटिंग टू 5,000, जिन डेटर्स की कीमत है 5,000। तो चलो ठीक है, इसका मतलब इसने डेटर्स को स्प्लिट कर दिया, 5,000 की कीमत वाले डेटर्स। तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे? 15 में से 5,000 अलग हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 10,000। तो 5,000 वाली डेटर्स ले गया, कौन ले गया? वाई। कितने में लेकर के गया? 4,000 में। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय वाई का नाम, क्योंकि वो पार्टनर लेके गया है ना। बाय और वाई का नाम लिख देंगे, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे डेटर्स, और कितने में लेके गया है वो? जितने में लेके गया वो आएगा यहाँ पर। चलो, तो इसका मतलब 5,000 के डेटर्स पर टिक लगा देंगे। अब 10 के तो बचे, 10,000 के डेटर्स के लिए उसने बोला रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू। बाकी डेटर्स से हमने पैसा ले लिया, कितना? 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो उनकी बुक वैल्यू बची कितनी है? 10। 10 का 75% कितना होएगा? उसको बाय बैंक लिख देंगे। बाय बैंक डेटर्स 75% ऑफ 10,000, 7,500। तो अब पूरे डेटर्स पे टिक लगा देंगे, क्योंकि पूरे डेटर्स हो गए, सेटल हो गए। तो क्लियर हो गई ये एडजस्टमेंट भी, क्लियर हो गई ये एडजस्टमेंट भी। आगे देखो, प्लांट इज सोल्ड फॉर 20,000, तो ये प्लांट पे भी टिक लगा दो। प्लांट बिक गया, तो यहाँ पर बाय बैंक में प्लांट भी लिख देंगे नीचे, प्लांट बिक गया 20,000। ठीक है, तो प्लांट पे टिक लगा देंगे। अब बचा स्टॉक और गुडविल, तो देखते हैं एक्सपेंसेस। अब देखो ध्यान से, ना स्टॉक के लिए बोला कुछ, ना गुडविल के लिए नहीं बोला ना। इसमें से एक टेंजिबल है, एक इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल कौन सी है? गुडविल। तो गुडविल नहीं बिकेगी तो चलेगा, मतलब कोई नाम वाम नहीं है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन स्टॉक जो है वो जगह घेरता है। अगर जगह घेरता है तो जो ये बिज़नेस बंद हो रही है उसका जो ऑफिस होगा या फैक्ट्री होगी या जो भी प्रीमाइसिस होगा, वहाँ स्टॉक पड़ा हुआ होगा। तो स्टॉक को बेचना, वहाँ से हटाना कंपलसरी है, क्योंकि अब ये बंद हो रही है, तो इसको बेचना पड़ेगा। अब कोई कहेगा कितने में बिकेगा, ये उतने में बिकेगा, ये इतने में बिकेगा, तो इसके लिए बुक्स ने बोला है जो उसकी बुक वैल्यू होगी ना उतने में बेच डालो, ठीक है, ज़्यादा लो ही मत। अगर ये जितने में बिका होता तुम्हें नहीं गिवन है तो तुम्हें सरदर्दी नहीं लेनी है। टेंजेबल एसेट्स को कितने में बेच डालना है? जो इनकी बुक वैल्यू है। तो बुक्स में कितने में लिखा हुआ है स्टॉक? 80 में, तो देखो बाय स्टॉक लिख दिया 80 और इस पर भी टिक लगा दिया, ठीक है। और गुडविल नहीं बिकेगी तो चलेगा, क्योंकि गुडविल थोड़ी कोई जगह घेरती है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो गुडविल के बारे में कुछ बोल रखा है,
नहीं बोल रखा है तो गुडविल का कुछ नहीं करना, उस पर भी टिक लगा दो, काम खत्म। कि गुडविल का हमें कुछ नहीं करना, तो हमने कुछ नहीं किया। समझ में आया? तो ये देखो स्टॉक तो बेच दिया था, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आता है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, 5,000 हुआ, और एक और लाइबिलिटी थी 35,000 की, वो भी पे करनी पड़ी। तो ये दोनों पे करने पड़ेंगे, तो 2 बैंक एक्सपेंसेस के लिए, 2 बैंक डैमेजेस के लिए। अब उसने क्या क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला? नहीं। क्या मिसिज एक्स के लोन के बारे में कुछ बोला? तो ये गांठ बांध लेना बात कि आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी को पे किए बिना आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आउटसाइडर है और ये आउटसाइडर है, इन दोनों की पेमेंट आप करोगे 2 बैंक लिख करके, यही अमाउंट जो इनके आगे लिखा हुआ है। तो 2 बैंक लिख करके देखो, इन्होंने लिखा 2 बैंक, वो दूसरे पेज पर आ रहा था तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। 2 बैंक क्रेडिटर्स 18,500, मिसिज एक्स का लोन 5,000 और 23,500 हमने लिख दिया। तो अब इस लाइबिलिटी के आगे भी टिक लगा दो। जब ये सारे टिक लग जाएं, इधर ये दोनों के आगे और इधर सारी एसेट्स के आगे, तब आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होगा। लेकिन इसमें पार्टनर का लोन भी है, तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। पार्टनर का लोन अकाउंट हमने बनाया, बैलेंस शीट उसमें आ गया, पार्टनर के लोन के बारे में भी कुछ नहीं बोला, तो जितना है उतना दे दो 2 बैंक। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं आया, तो रियलाइजेशन में कुछ नहीं जाएगा। अगर डिफरेंस आता तो रियलाइजेशन अकाउंट से पहले ये लोन अकाउंट बंद होता, इससे वो जो डिफरेंस आता वो रियलाइजेशन में जाता। ठीक है, कई बार पार्टनर का लोन अकाउंट को एसेट देकर सेटल किया जाता है, तो यहाँ पर 2 रियलाइजेशन आ जाएगा, क्योंकि सारी एसेट हम कहाँ डाल चुके हैं? रियलाइजेशन में। तो 2 रियलाइजेशन आ जाएगा पूरा का पूरा। तो जब यहाँ पर 2 रियलाइजेशन आया, तो ये रियलाइजेशन के बाय वाली साइड में भी आएगा, वो भी यहाँ आएगा एक क्वेश्चन। अभी समझ में आ गया? ये सारी एडजस्टमेंट की हम बता रहे थे, तो एडजस्टमेंट क्लियर हो गई है? सोहम तुम्हें यस मैम, यस मैम। एडजस्टमेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 की एडजस्टमेंट देखो। अब डेटर्स रियलाइज 28,000, तो बाय बैंक लिख देंगे। क्रेडिटर्स एंड Yes, ma'am. पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा है ना, तो इसमें पर एनम नहीं लगाएंगे। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों को 10% डिस्काउंट पर करके 2 बैंक लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इनको पेमेंट हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को इधर पेमेंट करते हैं ना 2 बैंक। उसके Yes, बाद ma'am. स्टॉक्स वर टेकन ओवर बाय टी, स्टॉक इधर होता है तो इसको पार्टनर लेकर के जा रहा है, तो बाय टी लिख देंगे, स्टॉक टेक। ठीक है, फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन और 12,000, तो फर्नीचर हमने एन को बेच दिया। एन तो कोई देखो डी और टी और जी पार्टनर है, एन तो कोई आउटसाइडर है, लेकिन लिख ऐसे रहा फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन के वो भी पार्टनर है, तो वो तो आउटसाइडर है, तो बाय बैंक उससे तो पैसे लेंगे। तो बाय बैंक ब्रैकेट में फर्नीचर जितने में बेचा वो हमने लिख दिया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया 280 में, तो बाय बैंक ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग 280। उसके बाद आर का लोन जो था वो हमने चेक से पे कर दिया ऑफ सेम अमाउंट, तो लोन अकाउंट अलग बनाएंगे हम। आर कौन है? आउटसाइडर है ये, तो आर या आउटसाइडर है बेटा, तो ये तो रियलाइजेशन के थ्रू आएगा। तो रियलाइजेशन में आपने यहाँ पे बाय आर लोन अकाउंट लिखा होगा और इसको पैसे दिए 2 बैंक ब्रैकेट में आर लोन। ठीक है, पार्टनर केवल डी जी और टी है, आर और एन पार्टनर नहीं है। उसके बाद देयर वॉज अनरिकॉर्डेड एसेट 1.5 लाख की, जो कि बिक गई 1 लाख में। अनरिकॉर्डेड एसेट जितने की थी उससे कोई मतलब ही नहीं होता, उसको काट दिया करो, बस ये बिकी कितने में, उसने पैसे कितने दिए उससे मतलब है। तो बाय बैंक ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट 1 लाख। ठीक है, उसके बाद कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय फर्म। अब देखो इसमें WCR 26,000 का है, एक कंपनसेशन कितने का है? 20,000 का, तो इसका मतलब फ्री रिजर्व कितना हुआ? 6,000, तो 6,000 डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और यहाँ WCR कितना आएगा? 20,000, और उसकी पेमेंट कर देंगे 2 बैंक WCR की कंपनसेशन की 20,000। आई समझ में? Yes, ma'am. पहले भी किया था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट फटाफट से। डेटर्स 60,000 में बिक गए, तो बाय बैंक। ठीक है, डेटर्स। अब पार्टनर ए और बी हैं, ए ने मशीनरी ले ली 30,000 की, तो बाय ए ब्रैकेट में मशीनरी लिख देंगे और मशीनरी पे टिक लगा देंगे, लगा देते हैं मशीनरी पे टिक। ठीक है, बी ने बिल्डिंग ले ली 1 लाख वाली, बिल्डिंग ले ली एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1 लाख। बिल्डिंग देखो 80,000 की है, लेकिन बिल्डिंग वो बी लेकर के जा रहा है 1 लाख में,
तो बिल्डिंग पे भी टिक लगा देंगे और यहाँ बाय भी लिख देंगे 1 लाख। अच्छा, एंड एग्रीज टू पे ऑफ क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5,000। अब क्रेडिटर्स की जिम्मेदारी तो पार्टनर की नहीं होती, फर्म की होती है, लेकिन बी कह रहा है मैं चुका दूंगा, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5,000। तो यहाँ पे 2B ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख के 55,000 लिख देंगे और क्रेडिटर पे टिक लगा देंगे कि क्रेडिटर की लाइबिलिटी चुक गई, बी ने चुका दी। कितने में? 60,000 का डिस्काउंट 5,000 काट के 55,000 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलिए अब ये देखो, ये समझो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यानी बुक्स में नहीं है लेकिन लाइबिलिटी तो है। लाइबिलिटी है तो पेमेंट करनी पड़ती है, तो 2 बैग लिखना पड़ता है। ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब बुक्स में नहीं है लेकिन एसेट तो है, अगर पैसे मिलते तो बाय बैंक लिखना पड़ता है। तो वो कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 20,000 की और एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी थी हमारे पास 35,000 की। हमने अनरिकॉर्डेड को अनरिकॉर्डेड दे दिया और हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? डिस्चार्ज। तो इस केस में नो एंट्री होती है। ये भी अनरिकॉर्डेड, ये भी अनरिकॉर्डेड, बुक्स में है ही नहीं, और हम कहते हैं चलो तुम बाहर की बार अपना आप सेटल कर लो, जाओ, तो बुक्स में हम इसकी कोई एंट्री भी नहीं करते। ठीक है, यस मैम। देखो, देयर विल बी नो एंट्री फॉर डिस्चार्ज ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 5,000 एंड पेड बाय बी। यहाँ पे 2B का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस कितने रुपए? 5,000। तो 2B का नाम लिखेंगे, एक्सपेंसेस 5, अरे आ गई है। अच्छा एक मिनट, एज पर एग्रीमेंट दीज वर टू बी बॉर्न बाय ए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। खर्चा था 5,000 का, ये बी को ये बी ने पे कर दिया, ये बॉन्ड किसको करना था? ए को। तो इसका मतलब फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि जो फर्म को बियर करना होता है फर्म के रियलाइजेशन में वो आता है। बियर किसको करना था? ये ए को, तो फर्म को तो बियर नहीं करना था। अब बियर करना था ए को, तो यानी पैसे ए को देने चाहिए थे ना, लेकिन दे किसने दिए? बी ने। तो जब दोनों के खाते फर्म के पास है तो फर्म क्या करेगी? ए के खाते से पैसे निकालेगी और बी को दे देगी। तो फर्म एक जर्नल एंट्री करेगी अपनी बुक्स में, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो क्या यहाँ पे रियलाइजेशन वर्ड आया? नहीं आया, लेकिन ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये चीज़ समझ में आई? यस मैम। वेरी गुड। फर्नीचर 8,000, देखो फर्नीचर कितने का है? 40,000 का। तो फर्नीचर आपने रियलाइजेशन में 2 में लिखा होगा, ये पार्टनर लेके जा रहे हैं तो बाय पार्टनर का नाम लिखेंगे 38,000। ठीक है, मिसिज Yes, आशीष ma'am. का लोन, देखो अब यहाँ पर लिखा होगा इन्होंने, ये एसेट है फर्नीचर की, यहाँ पे आपने पार्टनर का नाम लिख दिया होगा बाय आशीष, ब्रैकेट में फर्नीचर 38,000। अब मिसिज एक्स का लोन, मिसिज आशीष का लोन है 9,000 का। ठीक है, ये लाइबिलिटी पे ऑफ करेगा आशीष, तो ये लाइबिलिटी पे टिक लगा दो और यहाँ पे पार्टनर का नाम लिख दो और लिख दो मिसिज आशीष का लोन। तो फर्नीचर भी गया और मिसिज आशीष का लोन भी गया। क्लियर? मिसिज आशीष के लोन की क्रॉस एंट्री आपने क्या करी? टू आशीष, और फर्नीचर की क्रॉस एंट्री क्या करी आपने? बाय आशीष। जो भी आप पार्टनर का कैपिटल वर्ड यूज़ करोगे उसको कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट करना है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट, यस मैम। डेटर्स रियलाइज 15,000 है, प्लांट रियलाइज 5% लेस। डेटर्स से तो मिले पैसे 15,000 और प्लांट से मिले पैसे 5% कम, ये भी कर लोगे। कनिका कानव टू ओवर 40% स्टॉक एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। अब ये ध्यान से समझो, कानव स्टॉक ले गया पूरा नहीं 40%, लेकिन कितने वैल्यू पर? एट 20% लेस, बुक वैल्यू से 20% लेस पर। तो अब ज़रा देखो, स्टॉक हमारा है कितने का? स्टॉक 24,000। तो ज़रा इसको स्प्लिट कर दो, 40% कितना होगा 24,000 का? 24,000 का 40% होगा हमारा, ये आ रहा है 9,600। ठीक है, तो रिमेनिंग भी तो बचा, फिर तो माइनस करो रिमेनिंग, तो ये आ गया 14,400। कार्नव ये वाला स्टॉक लेके गया है 9,600 वाला, कितना वाला लेके गया है? 9,600 वाला। 600। लेकिन
9,600 में नहीं लेके गया, कितने में लेके गया है? 20% लेस। तो 9,600 का 20% लेस करोगे तो बाय कानव आ जाएगा 7,680। तो यानी 9,600 वाले स्टॉक पे लगा दो टिक। ये तो गया, कितने में गया? 7,680। 680 में। बाकी तो बचा भी, तो बाकी के लिए तो कुछ बोलेगा वो। तो बाकी के लिए उसने बोला रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। तो रिमेनिंग बचा कितना था? 14,400। 14,400 को 10% गेन यानी 1,440। तो उसमें ऐड कर दो 14,400 में 1,440। तो कितने में बिक गया वो? 15,840। समझ में आया? 40% यस मैम। मानव ले चला गया, बाकी स्टॉक रिमेनिंग वो बिक गया। कितने में बिक गया? 10% गेन में। तो ये वाली एंट्री से हमारा स्टॉक पे टिक लगा दो। स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, डेटर्स हो गए, प्लांट हो गया। अब बचा क्या? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं कुछ नहीं बोला, बोला है क्या? देखो, हम्म, पढ़ो सारे क्वेश्चन। लिए बोला तो था क्रेडिटर्स लेके गए थे, ऐसा कुछ? हाँ। ये रहा, बोला है क्रेडिटर्स लेगा इन्वेस्टमेंट। तो अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे क्या? नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेगा है। लेकिन टिक जरूर लगा दो, क्रेडिटर्स भी चुक गए और इन्वेस्टमेंट का भी काम हो गया। तो अब देखो सारी इन्वेस्टमेंट पर टिक लग गया, और इधर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी में देखो इस पर टिक लग यस गया, इस मैम। पर टिक लग गया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की पेमेंट आपको 60,000 करनी पड़ेगी। टू बैंक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 60,000। क्लियर? तो फिर जब ये इसकी पेमेंट यस मैम। तो भी टिक लगा। ठीक इन्वेस्टमेंट है। फ्लक्चुएशन रिजर्व की नहीं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की। समझ में आ गया? यस मैम। तो इसमें यही है, ये इसमें अच्छा पॉइंट है ये वाला। ये पढ़ो जरा, बाकी सब लोग करके बताओ, ये सबको आता है तो मुझे मैं बताऊँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, इतना ही कर ले। और ये वाला क्वेश्चन 11 तक ट्राई करो, तुम लोग करो 11 तक ट्राई। ठीक है सोहम? और यस मैम। बेटा एमसीक्यूज लगा करके। यस मैम कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैम कल तो मैं रिटर्न जा रहा हूँ घर पे, मतलब गुना जा रहा हूँ रिटर्न। तो हाँ, कल भी नहीं ले पाऊंगा क्लास। तो जैसे परसों से स्कूल ज्वाइन कर लूंगा तो उसके बाद फिर किस टाइम पे शाम को क्लास ले करिएगा, सकते? शाम को 8 बजे, 8 बजे। साढ़े ठीक है सात मैम। 8 बजे कह रहा हूँ, ठीक है? ठीक है मैम। चल अभी इसी की प्रैक्टिस कर ले, ये अच्छा पॉइंट है लेकिन। ओके।